बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और ये है वॉइस ऑफ फ्री पाकिस्तान, आज़ाद पाकिस्तान की आवाज़। आपके लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर देखने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हमारा वेडनेसडे का इलेक्शन स्पेशल है, जिसके अंदर मुझे बहुत खुशी से वेलकम करता हूँ जनाब हफीज़ खान साहब को और असद साहब को। असद रफ़ीक एंड हफीज़ खान साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम सर। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। ये आज इलेक्शन स्पेशल में जी ख़ास तौर पे हमने सूबाई असम्बलियों की सीटों के मुतालिक बात करनी है, जो प्रोजेक्शन जो असद रफ़ीक की और उनकी टीम ने पिछले 1.5-2 साल से ये इस पर काम कर रहे हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। आज हमारा फोकस होगा पंजाब की असम्बली में और इंशाअल्लाह ताला हम बात करेंगे बाजवा की जो ऑफ़र थी इमरान को अगस्त में मुशर्रफ के ट्रीज़न केस के ऊपर अगर टाइम हुआ तो जस्टिस नकवी के मुतालिक करेंगे और फिर बात करेंगे कि क्या ये जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, बल्ला वापस मिलने का और पीटीआई को जो एक जगरनॉट है वो जीत रहेगा, इसको रोकने के क्या हरबे होंगे और आया इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, अगर नहीं होंगे तो उस पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंसाइट दी है एक बहुत मशहूर जर्नलिस्ट है, उसके पे भी बात करेंगे। तो जी असद थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें, फिर मैं ये आपकी जो स्लाइड है ये दिखाता हूँ कि हम क्या आज बात करेंगे। जी बिल्कुल। जैसे कि हमने पिछले 2 सेशंस में नेशनल असेंबली की सीट्स को डीप डाइव एनालिसिस किया है और दिखाया लोगों को कि जिस तरह जो 4 फैक्टर्स हैं विद 5 सिनेरियोज, पार्टीज पोजीशन क्या हो सकती हैं, टॉप 3 पार्टीज कौन सी होंगी, पीटीआई किस तरह स्वीप कर रही है, 3/4 मेजॉरिटी किस तरह हासिल कर रहे हैं, डिस्पाइट मैसिव रिगिंग जिसको धांधला आप कहते हैं, अगर वो भी करेंगे तो फिर भी पीटीआई सिंपल मेजॉरिटी ले रही है। ठीक और ठीक। ये हमने नेशनल असेंबलीज की सीट्स में देखा है। आज हम ये इंशाल्लाह ताला जैसे आपने कहा पंजाब को सिर्फ फोकस रखेंगे और ये बताएंगे कि पंजाब ने जो हमारी फोरकास्ट है नेक्स्ट इलेक्शन की जो नेक्स्ट मंथ है इंशाल्लाह, वहाँ पार्टी पोजीशंस क्या हैं और हुज गोना विन पंजाब। ठीक है। तो ये जो सबसे पहले आपने बताया कि जी हमारी 2000 इसकी है 18 2018 के 2018 बेसिस पे आप कर रहे हैं। तो जी आगे चलते हैं। ये जी बताइएगा, ये आपका 2018 का सूबाई असेंबलियों का एक बिग पिक्चर, जी बताइए। बिल्कुल जी। हमें ऑलवेज 2018 को जो हमारा है वो बेस लाइन है हमारी। 2018 का जो इलेक्शन है उसको हमने उसको एज अ बेस लाइन बना के 2024 के इलेक्शन की हमने फोरकास्ट की है। आप देख सकते हैं ये टोटल सीट्स हैं अक्रॉस ऑल जो 4 हमारे प्रोविंसेस हैं। पंजाब में 297 सीट्स हैं, सिंध में 130 हैं, केपी में 115 हैं और बलोचिस्तान में 51 है। टोटल सीट्स ये बनती हैं 593। 593। और ठीक। अगर आप बाकी का स्टैट देखेंगे जो कि हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि टर्न आउट इज इंपॉर्टेंट, जो कि सेकंड लास्ट कॉलम है कि 56% हाईएस्ट टर्न आउट पंजाब में हुआ था और लोएस्ट हमारा केपी में हुआ था। और तो केपी की वही रीजन जो हम पहले भी बता चुके हैं, फीमेल वोटर्स और जो है हमारा है जो जो इलाके ऐसे हैं जहां से वो उनको इनकरेज नहीं किया जाता, या यूथ है, यूथ का भी जो वोटर टर्नआउट था काफी लोएस्ट था अक्रॉस ऑल पाकिस्तान। अच्छा, ये इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आखिरी कॉलम है रिजेक्टेड वोट का, ये बड़ा मानी खेज है। जब हम आगे चल के रिगिंग की बात करेंगे, हफीज साहब हमें बताएंगे, आप भी बताएंगे कि ये रिजेक्टेड वोट जो है कितना बड़ा हिस्सा बनता है धांधला करने के लिए। और ये पंजाब में तकरीबन 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 10 लाख 9,60,000, सॉरी, हाँ 9,60,000 था, तकरीबन जी 10 लाख वोट ये हुआ। और सिंध के अंदर भी इतना जबरदस्त 4,30,000। आप चलिए। अगर आप इसकी टैगलाइन देखें आप, जिसमें लिखा हुआ है 121 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं पाकिस्तान में प्रोविंशियल असेंबलीज की जहां रिजेक्टेड वोट ज्यादा था विनिंग मार्जिन से। हाँ तो ठीक है, कौन सी तो वो जिस बंदे को जिताना था वो रिजेक्ट करके उसको जिता दिया। ठीक है, ये आगे देख लें। चलते आगे चलते आगे चलते। ये बताइए जी, ये ये आपका। हमारा स्टैट है एज पर जो 2024 इलेक्शन है कि हमारी टोटल सीट्स तो वही हैं सेम 593। पॉपुलेशन हमारी तकरीबन 24 करोड़ 20 लाख है। वोटर जो हमारा रजिस्टर्ड है वो 13 करोड़ है। नया वोटर जो यूथ का वोटर है, न्यू जो इस साल 2024 में वोट डालेगा वो तकरीबन 2 करोड़ 30 लाख है जो रजिस्टर्ड हुआ है इस इलेक्शन में वोट अपना डाल सकेगा। बाकी जो स्टैट आप देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट 170 हैं, तहसीलें जो हैं 543 और बाकी जो सारा स्टैट है। इसमें एक अहम स्टेटिस्टिक वो भी है, वो आप मुझे पता है आपने दूसरी स्लाइड में लगाई थी कि 90,000 पोलिंग स्टेशन है। एक पोलिंग स्टेशन औसतन औसतन 1200 वोटर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक पोलिंग स्टेशन के अंदर
4 पोलिंग बूथ होते हैं और इलेक्शन रूल्स के तहत हर पोलिंग स्टेशन 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूर नहीं होना चाहिए वोटर के घर से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम रिगिंग की आगे बात करेंगे। हफीज साहब, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं, इसमें आपका इस वक्त तक क्या व्यू है जो आपने ये स्टैटिस्टिक्स देखी? शाह जी, बड़ा माने खेज है और ये आज का सेशन भी बड़ा माने खेज है, क्योंकि अब ये लग ये रहा है कि इलेक्शन की तरफ हम चल पड़े हैं, assuming कि ये दौड़ ना जाए, जिसकी भी बड़ी पॉसिबिलिटी है। तो मैं असद को कहूंगा कि असद पहले आप अपना एनालिसिस दे दें, फिर हम अपनी कमेंट्री करते हैं। और सर, ये आपने बात बिल्कुल सही की, जो ये बल्ले का निशान वापस मिल गया है पेशावर हाई कोर्ट से, तो जो असद की और इनकी टीम की एनालिसिस है जिस पे हम बहस करते हैं, अब वो बहुत ज़्यादा माने-खेज़ हो गई है, बिकॉज़ वो एक ऑन ग्राउंड रियलिटी जो कि हमें नज़र आ रही है होते हुए, चूँकि बल्ला मिल गया, तो इसलिए ये बहुत आपने बड़ी अच्छी बात की है। जी। ये शाह जी आपका ये प्रोग्राम बड़ा यूनिक है इन द सेंस के, और बहुत से मैंने कम ही मुबसरीन देखे हैं जो कि बात को इस तरह तज्जिया करके दे रहे हैं। तो असद प्लीज स्टार्ट। थैंक जी, यू। जी। थैंक यू। तो जी, असद, ये आपने वही 5 मफरूज़े बनाए हैं पंजाब की असेंबली के, ज़रा इनको समझाइएगा प्लीज़ एक-एक। बिल्कुल जी। जो हमारे 5 जो हमारे मफरूज़े यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं विद 4 फैक्टर्स, जो हम लास्ट जो सेशन में हमने ये कहा था कि 4 फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि रोल प्ले करेंगे। एक तो हमारा है रेजिम चेंज, या स्विंग वोट जिसको हम आप स्विंग कहते हैं। वोट, बिल्कुल एग्जैक्टली। जो दूसरा फैक्टर हमारा है वोटर टर्नआउट, अगर वो बढ़ेगा 55 50 to 55 60 70 80 जहाँ ठीक है, जाता है, हमने 60 मैक्स रखा है यहाँ। चलें। यूथ वोटर टर्नआउट हमारा जो है वो अगर 40% मैक्स हमने यहाँ रखा, लेकिन 31% पिछले इलेक्शन में पहले पहले फैक्टर बता दें। एक स्विंग वोट है, एक वोटर टर्नआउट है, एक यूथ है, नौजवान का वोटर, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वोटर है, उसको हमने कहा है कि वो स्टैटिक रहेगा, जी, ठीक वो है? 1% है, लेकिन वो रिगिंग में इसको हम इसको डिस्कस करेंगे हफीज साहब के साथ बात में कि ठीक, किस तरह बाकी का जो वोट जो कास्ट नहीं कर पाएंगे ओवरसीज पाकिस्तान में, किस तरह रिगिंग में शामिल हो सकता है, वो लोग उसको ठीक, करते हैं ठीक। मिसयूज। अब बिल्कुल। बताइए जी, सिनेरियो 1 अच्छा, हरा जो है। सिनेरियो 1 2 3 5 जो है ना, ये हमने 4 से 5 सिनेरियो ऐसे रखे हैं कि जिसमें हम देख सकते हैं कि टू वन एक्सटेंट इलेक्शन 8 फरवरी को तो पता चल जाएगा किस सिनेरियो में बैठ रहा है, और मोस्ट लाइकली जो हमें नजर आ रहा है, पहला सिनेरियो बताएं प्लीज़। पहला सिनेरियो ये है कि अगर हमारा वोटर 12% स्विंग करता है वोट को, उन्होंने पिछली पार्टी को वोट डाला था, अब वो पीटीआई को डाल रहा है, हुँ, हुँ। और वोटर टर्नआउट हमारा 51 to 60% चला जाता है। पहले 51% था, अब वो एक्चुअली 60% हो गया। प्रोविंशियल में 52 था, तो वो उसको 60 पे अगर लेके जाते हैं। अच्छा, यू सॉरी, प्रोविंशियल में 56 था पहले, हाँ? पंजाब का। 52% था। पंजाब में 56 था। यस, वी आर लुकिंग एट पंजाब जी, एग्जैक्टली। पंजाब। मैं ओवरऑल सारा उसको एवरेज कर तो रहा था नेशनल। पंजाब में 56 था, अब आपने 4% बढ़ा के 60 कर दिया, 60 ठीक? कर लें। बाकी यूथ वोटर टर्नआउट आपका 40% है, हुँ, और ओवरसीज पाकिस्तानी अगर 1% है। अच्छा, सीटें जब अब नजर आती हैं 297 में से 288, हुँ, तो ये इसमें जो रोल सबसे ज्यादा प्ले कर रहे हैं ना, वो जो हमारे 3 फैक्टर है ना, हुँ, वोट स्विंग जो कर रहे हैं 12%। हुँ, 12% आप अंदाजा ये कर लें कि तकरीबन 1 करोड़ 30 हुँ, नून लीग को वोट पड़ा था, और तकरीबन 70 लाख पड़ा था इनको। हुँ, तो वो वोट, उसके अलावा बाकी पार्टीज का वोट, उसका 12% उठा के इधर लेके आते हैं पीटीआई को। तो अगर हमारा मार्जिन ही, जैसे मैंने आपको बताया कि रिजेक्टेड वोट ऑन एवरेज 3 से 4 हजार 5 हजार होता है, तो हुँ, 121 खाली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऐसी थी जहां विनिंग मार्जिन से रिजेक्टेड वोट ज्यादा था, तो हुँ, वहां उसी की गेम में सारी की सारी सीटें स्विंग हो रही हैं। हुँ। और ये जितना वोटर टर्नआउट हमारा ज्यादा होगा, तो उतना ही इजी पीटीआई के लिए तो होगा। पहले सिनेरियो में पीटीआई को 288 सीटें मिल रही हैं, इंडिपेंडेंट को 5 मिल रही हैं, मुस्लिम लीग को 3 मिल रही हैं। जी, ये यहाँ पूरे पीपल्स पार्टी पंजाब का की कोई नाम नहीं, पूरे पंजाब की बात कर रहे हैं आप? पूरे पंजाब की बात कर रहा हूँ। और अल्लाह! ये अच्छा, जैसे नेशनल असेंबली को हमने दिखाया था लास्ट टाइम, उसमें एक था, एक उनकी सीट बन रही थी, लेकिन ये सिनेरियो मोस्ट फेवरेबल सिनेरियो पीटीआई के लिए कह रहे हैं। विन विन फॉर एवरीथिंग चेक बॉक्स अगर कर लें आप, ये भी चेक, ये भी चेक, ये भी चेक, देन दिस इज व्हाट द रियल सिचुएशन इज गोना बी। सिनेरियो जो 2 है, अच्छा, ये हमारा इसको है जो, इसको आपने बॉर्डर बनाया है और लाल किया है, कोई खास वजह होगी तो इसलिए, खैर इसकी पहले खास वजह बता ये दें। है, दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। अच्छा, आप समझते हैं कि ये होगा? ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बल्ले का निशान मिल गया। बाकी हमारे कुछ कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी नॉमिनेशन अगर एक्सेप्ट हो जाती हैं और 8 फरवरी तक ये सिनेरियो इंशाल्लाह ताला जिंदा रहेगा और रहेगा,
उसके बाद भी रहेगा। बाकी जो सिनेरियो हमारे 3 4 5 है वो भी अच्छा जरा दो को बता दें, इसमें स्विंग वोट जो है 10% है, टर्नआउट उतना ही है जो कि पहले था, ठीक है। उसमें यूथ वोटर का टर्नआउट आपने बढ़ा दिया, 31 से 35 किया है, ओवरसीज का वही रहेगा। इसमें आप कहते हैं 273 पीटीआई की होंगी, 6 इंडिपेंडेंट होंगी, 17 मुस्लिम लीग, 17 मुस्लिम लीग की 3 4 5 को भी बता दें, इट्स गुड टू डिस्कस। 3 4 5 में भी आपका हमने वोटर टर्नआउट को जो है ना रखा है 54% और वोट स्विंग हमने किया 5%। 5% वोट स्विंग से विद 54% वोटर टर्नआउट और मतलब आप कह रहे हैं कि पिछले इलेक्शन से कम होगा 2% वोटर टर्नआउट, 54 होगा, लेकिन और जी 32 ये है एक, और इसमें भी 243 सीटें एग्जैक्टली ये बन रही हैं सीटें और 41 बन रही है नून लीग, पीएमएलएन की 41। चौथे सिनारियो में आप कह रहे हैं कोई स्विंग वोट नहीं होगी, लोग बड़े खुश हैं, उसी तरह वोट करेंगे जिस तरह पहले किया था। वोटर टर्नआउट 2%, बल्कि पिछले टर्नआउट से 4% कम होगा, लोग कहेंगे हमने वोट ही नहीं देना जी, इमरान खान को कौन जाके वोट दे। 31% होगा यूथ, इस पे आप कह रहे हैं इधर भी 201 सीटें। बिल्कुल ये सीटें बन रही है हमारी 297 में से 201 बन रही हैं। और वर्स्ट केस सिनेरियो, पांचवा वर्स्ट केस कि लोग जो है इतने खुश हैं नवाज शरीफ के वापस आने से कि वो ढोल बजा के खोतों पे बैठ के वो जाके वोट 5% जिन्होंने पीटीआई को दिया था वो इनको देंगे, और आपका टर्नआउट जो है वो 6% कम हो गया पहले से, यूथ का जो है वो वही रहा, और ओवरसीज पाकिस्तानी का भी 1% रहा, तब भी ये 142 सीटें ले गए। बिल्कुल जी, वो लोगों को अगर यही यकीन है कि नवाज शरीफ जो है ना उसके प्लेटलेट्स भी नहीं गिरे थे बल्कि गिरे थे, और वो सबसे ज्यादा शरीफ नहीं है दुनिया में, ना उसने किसी अरशद शरीफ को कत्ल किया है, ना उसने हमारी बहनों के साथ ज्यादतियां करवाई हैं, उसके हुक्म पे सारे काम हुए हैं, ना सिंध में जनाब डेरों जो हैं जो जरदारी की निगरानी में वो सारे जो बदमाशी कर रहे हैं वहाँ उन लोगों ने जो जुल्म ज्यादती कर रहे हैं जब से पाकिस्तान बना है, ये उसका असर है। तो आप देखिएगा इंशाल्लाह असर निकलेगा इस इलेक्शन में। गुड, चला ये मैं स्लाइड जरा सामने रखता हूँ कि लोग जरा इस पे नजर भी मार लें कि 288 सीटों से ज्यादा और कम से कम 142 सीटें बहुत धांधली कर भी लें, मतलब एडी चोटी का जोर लगा लें, वोट स्टफिंग कर लें, और हम अब उस पर बात करेंगे। जी हफीज साहब। शाह जी, ये जो सिनेरियो 2 है ये मुझे सबसे रियलिस्टिक लग रहा है, और इसमें मैं समझता हूं कि ये 12% ही शायद हो। स्विंग वोट जो हम कह रहे हैं वो ये है कि लोग जो इनसे नाला होके पीटीआई की तरफ आ रहे हैं, तो शायद ये दौड़ जाएंगे। मेरा तो एक ही कमेंट है, ये बड़ी हकीकत पे मबनी एनालिसिस है। असद, वेरी वेल डन यू एंड योर टीम। तो ये इनसे ये हजम नहीं होना, ये और बदमाशियां होंगी जो आगे चल के हम बात करते हैं। तो ये जो डाटा है, और असद आपने कुछ शेयर करना है कि अभी हम अपनी डिस्कशन कर लें? We're good. You go ahead. हफीज साहब, take your time. जी, अब इनके पास जो रास्ते रह गए हैं ना शाह जी, एक तो ये है कि ये इलेक्शन से दौड़ जाएंगे। अगर किसी वजह से मजबूर हो के इनको करना पड़ा तो ये बड़ी धांधला करेंगे जी, धांधली नहीं, धांधला। और उसमें जो शाह जी आपने पॉइंट आउट किया कि एक पोलिंग स्टेशन पे अगर 1200 वोट हैं तो वहां से 2400 निकलेंगे, और आरटीएस जो है वो चंद घंटे के बाद बंद हो जाएगा, और इन्होंने हर तरीके से वहां पे लोगों को लाइनों पुलिस से हमले करा के लोगों को दौड़ाएंगे पोलिंग स्टेशन से, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि जी लोग तो जोक दर जोक निकलेंगे। जितना अंदर उनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है और उनको मार के दबा के डंडे चला के उनको नहीं निकलने दे रहे, तो वो उस दिन ये उबल के लोग निकलेंगे। सो इसमें रिगिंग इज सबसे बड़ा खतरा जो है ना जी, वो मैसिव धांधली का, यानी खिड़की तोड़ किस्म की धांधली ये लोग करेंगे, और हर तरह का नाजायज हरबा इस्तेमाल करेंगे। जी जी, क्या क्या चीजें कर सकते हैं असद धांधली में, किस तरीके से ये कर सकते हैं? देखिए, इलेक्शन डे पे जो इनका जो है रिगिंग के तरीका जो है, एक तो वो जो आपने भी जिक्र किया है आज के वीलॉग में, जो लोग मर चुके हैं अब उन लोगों के शनाख्ती कार्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं,
और बंदा अपना शनाख्ती कार्ड चेक कर रहा, कह रहा है उसकी वालदा फौत हुई है तो उसका शनाख्ती कार्ड अभी भी और उसके पास असद उससे डेथ सर्टिफिकेट भी लिया, इसका मतलब है नादरा के रिकॉर्ड में से उसको निकल जाना चाहिए। ये नादरा का ये इनका इलेक्शन कमीशन का इन जो ये स्टेटस को पार्टीज हैं, इनका ये पुराना हरबा है, ये कितने अरसों से कर रहे हैं और इस पे फुल सपोर्ट है इनको हैंडलर्स की, जिसकी वो उनकी निगरानी में ये सारा काम कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द वे। दूसरा वे ये क्या करते हैं कि जो वोट्स जो पोल ही नहीं हुए वोट, अब उसमें से बैलेट स्टफिंग करते हैं, मोहरें लगाते हैं, अंगूठे लगाते हैं, टक जनाब उनका वो चलता है, ऑटोमेटेड मशीन की तरह हाथ चलते हैं उनके। जी असद, और क्या तरीके हैं जो आपने एक तो बता दिया, और क्या तरीके? जी, दूसरा मैंने तरीका ये बताया है कि बैलेट स्टफिंग जो करते हैं, बैलेट स्टफिंग के थ्रू इन्होंने सारे जो वोट कास्ट नहीं हुए, उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी का भी शामिल है वोटर वो कास्ट, उनको वो सारा का सारा स्टफ, उनको सारी स्टैंपें लगाते हैं और अंगूठे लगाते हैं ऑटोमेटेड मशीन की तरह, और जनाब वो बॉक्स भर देते हैं। अब कितना बॉक्स भरेंगे, 10,000, 20,000, 30,000, इवन दो दे विल बी सरप्राइज्ड। हाँ, ये आपने जो बता दी हफीज साहब, आप लोग बताते थे कि अगर कभी कोई ऐसे फटा कर रहा होता था तो जनाब जाके इधर उधर फायरिंग करो, वटे जो इशारे करो तो लोग भागे, फिर वो लोगों को बाहर निकाल दो और अंदर फिर ठप्पे मारो। बिल्कुल यही करते हैं जी, ये आजमाए हैं जी, हमने तो जवानी में ये होते देखा हुआ है कि जाके बक्से उल्टा दो, टेबल उल्टा दो, और हंगामा कर दो, कपड़े फाड़ दो, और उसके बाद वहां पे पोलिंग रुक जाएगी और लोग फिर जब 2-4 फायर होंगे तो लोग आगे पीछे हो जाएंगे। ये जो हमें बार बार जिस चीज को हमने री इन्फोर्स करना है ना शादी, जिस पे हमने मजीद इसको पक्का करना है कि लोगों ने सिर्फ वोट नहीं डालना, उन्होंने पोलिंग स्टेशंस का चौकीदारा करना है। और चौकीदारे का मकसद ये है कि जी जितनी देर तक हमें वो रिटन सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे, ये लोग पोलिंग स्टेशन नहीं जाएंगे। वो कौन सा फॉर्म एक होता है, फॉर्म 45, फॉर्म 45 लेके वहां से निकलेंगे, अदरवाइज वहां बैठ के चने खाएं, गुड़ खाएं, जो भी करें, छोड़ना नहीं है। ये चौकीदारा बहुत जरूरी है। जी, ये सब बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात की है। वो ये जब आता है ना तो वो सिलसिला कहते हैं ना कि वो उसका जो वो पर्ची होती है, तो वो उसका कहता है कि जी वो आप कहाँ से हैं, तो वो फिर जब बताता है जी मेरा ये नंबर है, तो वो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर या असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो नाम निकाल के फिर वो ऊंची आवाज में कहता है हैदर मेहदी फलाना नंबर फलाना फलाना। तो जितने पोलिंग एजेंट होते हैं उनके पास वो लिस्ट होती है, वो उस पर काट देती है अंदर। वो जब नाम काट देते हैं ना, फिर वो उसको बैलेट पेपर देता है, बैलेट पेपर देखता है कि यार बिल्कुल साफ है, और उसको वो कर लेते हैं। पोलिंग एजेंट का जो काम है ना सर अंदर, वो ये बहुत जबरदस्त काम है कि गलत बंदे को वो पर्ची ना दी जाए, उसका शनाख्ती कार्ड वो चेक करे जब वो उसका वो दे रहा होता है। और ये रिजेक्टेड वोट करने का है, जब उनको पता होता है कि ये पीटीआई वाला है, पता नहीं कैसे पता चलता है, वो सर जो मिला हुआ होता है ना स्टाफ, वो उसके अंदर ना एक धब्बा और लगा देता है, वो एक मार्क लगा देते हैं कि वो वोट जो है ना वो जाली हो जाए, सॉरी जाया हो जाए। वो जब वो जाया वोट होता है उसको वो टेंडर्ड एक बक्सा होता है। एनीवे ये बड़ी सोफिस्टिकेटेड, बड़े तरीके इनको ट्रेनिंग दी जाती है ये स्टाफ को कि तुमने कैसे धांधली करनी है। तो मैं थोड़ा सा इनको हुकूमत करते 40-45 साल हो गए हैं, इन्होंने और तो मुल्क के लिए कुछ किया हो या ना हो, इनको ये जाली वोट डलवाने में बड़े महारत है इनको, और ये हर तरह का काम करते हैं। प्री पोल रिगिंग अगर आप जाके चेक करें तो 30-30, 35-35 हजार वोट जो लोग वहां के रिहायशी नहीं है, वहां पे इनके शनाख्ती कार्ड बनवा के इनको वहां आबाद किया हुआ है। सर ये 30 लाख से 50, सॉरी जी? असद, सॉरी असद कुछ कहते हैं। हफीज साहब कंप्लीट कर लें बात अपनी। जी हफीज। नहीं, मैं यही कह रहा था कि ये इसका जो फिर मैं वो री इन्फोर्स कर रहा हूं कि चौकीदारा करना है, जोक दर जोक पहुंचना है और खड़े रहना है, ये बहुत जरूरी है। मैं ये कहना हफीज साहब, यही आपकी बात में सेकंड करना चाह रहा हूँ। देखें 76 सालों में 26 साल 27 साल खान साहब ने हमें जो इस पाकिस्तान के लिए, इस धरती के लिए जो मेहनत की है, जो उन्होंने कुर्बानियां दी हैं और जो कुछ उन्होंने अचीव किया, मेरा नहीं ख्याल इस सदी में कोई अचीव कर पाएगा। एक दिन की सिर्फ बात है, 8 फरवरी को हमारे 13 करोड़ जो वोटर हैं वो तहैया कर लें यार, उस दिन हमने वोट डाल के घर नहीं जाना, वहां जाके पॉपकॉर्न खा के मूवी नहीं देखनी, वहां बैठ जाना है, अपने वोट की हिफाजत करनी है जब तक फॉर्म 45 नहीं मिलता हमारे पोलिंग एजेंट्स को, उन लोगों को, पोलिंग एजेंट समेत अवाम भी। बाकी रही बात हैदर भाई वाली, वो कह रहे हैं जब अमाद अजहर और अता तारड़ जाते हैं तो पता तो चल जाएगा कौन
नून लीग का तो कौन पीटीआई का है, हाँ। शक्ल से नजर आ जाता है उनकी शक्लों से। एनीवे अच्छा, एक एक बात मैं करना चाहता हूँ अबाउट दिस रिगिंग का। एक तो ये जाली वोट होता है, एक मरों वालों का वोट होता है, एक ओवरसीज पाकिस्तानीज का होता है, एक वो देखते हैं वोट जिनका नहीं बना, एक वोट स्टफिंग होती है, एक बैलेट स्टफिंग जिसको कहते हैं, एक होता है वोटर सप्रेशन, कि आप जो है ना इतना मुश्किल कर दें वोटर को वोट देना कि वो जाए ना, जैसे 12-12 किलोमीटर दूर इन्होंने फेंके हुए हैं कई कई पोलिंग स्टेशन, 12-12 किलोमीटर, हालांकि 1 किलोमीटर इजाजत है सिर्फ, तो वो भी एक है। अब थोड़ा सा एक आगे चले सर इस पे। हाँ, अगर इसको असद अगली दफा आप एक प्लीज ये बना ले स्लाइड के रिकिंग के जो तरीकाकार है ना जी, जी जी जी, उसमें ताकि हमने कर लोगों को उनको एजुकेट करें और उसको हम जितना करें प्रमोट कर सकें उसको करें। प्रोपोगेट करें बिल्कुल। ब्लैक अब सर इसको आगे आ जाएं कि चूंकि ये जो हम डेटा देख रहे हैं, ये हमने अपनी तरफ से तो नहीं घड़ा, हमने तो 2018 का डेटा लेके उसके ऊपर कुछ मफरूजे किए, ये भी मफरूजे कर लें और बना दें, नतीजे यही इनको मिलेंगे जो हम इनको दिखा रहे हैं। इससे ऊपर के कोई इनके पास नतीजे नहीं होंगे। ये मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये यही नतीजे निकलेंगे कि ये जनाब पार्टी पीटीआई स्वीप करेगी पंजाब, 3/4 क्या मतलब 90% सीटें लेगी। तो अगर इनको ये नज़र आ रहा है तो सर मुझे फिर ये बताएं, ये काजी और बल्ला भी इनको मिल गया है, तो एक ही बस एक तरीका रह गया कि या ये फाइज ईसा को कहें कि भाई तू कुछ अपना जुर्रू फेर, बल्ला वापस ले ले, और उसके साथ साथ किसी को असैसिनेट कर दे। मुझे तो बहुत डर है कि कहीं ये नवाज शरीफ या जरदारी या मरियम या बिलावल या फजल रहमान इनमें से एक को उड़ा दें, बिकॉज ये 5-6 हैं जिनके नाम लिए, अगर इनमें से कोई उड़ाएगा तो बहुत ज्यादा आपको पता है खदशा है। इनको उड़ा दे, आसिम उड़वाए, खुद ही उड़वाए, और ये बलूचिस्तान केपी में जो हालात इस तरह के बन रहे हैं उनको और आग लगवाए, और ऐसी जबरदस्त खाना जंगी टाइप हो कि जनाब वो कहें कि नहीं नहीं जी इलेक्शन नहीं हो सकता। जी, आप लोगों के व्यूज लेना अच्छा चाहता हूँ। जी, एक तो हल्ला ये बोलेंगे इलेक्शंस का, ये इन्होंने जो 9 मई वाला किस्सा शुरू किया है और वो काकड़ ने काबीना बना दी है, काबीना की कमेटी कि पता करो कौन कौन जिम्मेदार थे। तो एक तो ये हल्ला बोलेंगे कि पीटीआई पे कोई इस तरह के इल्जाम लग करके तो इनको टेररिस्ट या कुछ इस तरह का कोशिश करेंगे, एक बात। दूसरी बात ये है जी कि इनके बारे में इलेक्शन नहीं है तो ये कोई ऐसी हरकत करेंगे जो आप कह रहे हैं। और अगली बात जो है वो ये है कि काजी साहब को ऑन बोर्ड करके, और काजी साहब को तो वैसे ही लगता है ऑन बोर्ड होने का बड़ा शौक है, तो उसके जरिए कोई ना कोई और इस तरह का बहाना करके इलेक्शंस आगे करेंगे। जैसे कि आपने वो जिक्र करना था मोहित की जी, जी, tweet जी, का। मैं हाँ बिल्कुल ये दिखा देता हूँ, बड़ा अच्छा किया आपने मुझे याद दिला दिया। जी, सॉरी अबाउट दैट। ये सर मुईद की बड़ी एक मानी-ख़ेज़, और मुईद जो है ना सर, ये बड़ी सोच समझ के बात करता है, ये ऐसे नहीं करता, मैं इनको जानता हूँ, बड़े इनकी इज़ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। वो कहता है कि जी इस्लामाबाद से बहुत अफ़वाहें आ रही हैं कि ये जो $700 मिलियन इनको अभी मिल जाएगा 11 जनवरी को आईएमएफ को, उसके बाद जो है ये पीटीआई से बल्ला वापस ले लेंगे सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए, और अगर उसके बावजूद उनको लगा कि हम ये फरवरी का इलेक्शन जो है काबू नहीं कर सकेंगे, तो वो इलेक्शन ही पोस्टपोन कर देंगे। अब ये मुखातिब होते हैं इस ट्वीट में आईएमएफ से, मोहित कहते हैं कि मैं आईएमएफ से कहता हूं कि आप पाकिस्तान से मुकम्मल गारंटियां लें, सॉलिड गारंटियां लें, बिल्कुल कास्ट आयरन गारंटियां लें कि आपने जो 1100 मिलियन, 1.1 बिलियन डॉलर 1100 मिलियन मार्च में देना है वो, और अप्रैल में जो नया प्रोग्राम आईएमएफ शुरू होगा, वो जब तक पाकिस्तान के अंदर हकीकी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, हम आपको वो पैसा नहीं देंगे। ये मुईद का असेसमेंट है, उसके कहा है कि ये अफ़वाहें हैं। जी असद। देखें, मेरे ये $700 मिलियन और $1100 मिलियन मेरी नज़र में ऑनेस्टली अगर आप देखें ना, ये तो मतलब आप मांग रहे हैं, आप भीख मांग रहे हैं। मतलब ये मेरे लिए मेरी नज़र में ये आप एक भीख है आप लोगों के लिए, जो सिर्फ आपको कुछ दिनों के लिए सर्वाइव करेगी, कुछ महीनों के लिए सर्वाइव करेंगे। तो दिस इज नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन। ये इन लोगों को हो क्या गया, इनको होश ही नहीं है कि तो इस तरह मुल्क आप चल क्या नहीं समझ सकता। रहे हैं कि जो मुईद कह रहे हैं कि ये इस तरह के इनका हरबा है कि ये बल्ला फिर छीन ले सुप्रीम बिल्कुल, कोर्ट? ये बिल्कुल मैं आई एग्री विद मोहित ट्वीट, लेकिन उनकी मेंटालिटी को मुझे हंसी उन पे आ रही है कि इन लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि ये $700 मिलियन को भी इन्होंने
कितनी बड़ी रकम बना के जनाब ये सारे काम कर रहे हैं, क्या हमने शॉर्ट टर्म फेज में हम क्या गोल अचीव कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इनको सोल्यूशन सर, नजर नहीं आ रहा कि ये लॉन्ग आप टर्म ठीक दबाई कह रहे हैं। इनको ये परसों का नहीं सोचते, ये अगले दिन का सोचते हैं कि गुजारा कैसे करें। ईशा जी, एक तो हम सलाम अर्ज करूं मैं पेशावर के हाई कोर्ट जजेस का कि एजाज अनवर साहब और सैयद अरशद अली साहब कि इन्होंने एक तारीखी फैसला दिया है और ऐसे ही मुहिब वतन पाकिस्तानी हमें अल्लाह करे और मिले कि इन्होंने ये फैसला किया। बहुत अच्छा दूसरे सर। शायद जी जी जी, अगर बोलिए हम प्लीज इसको प्लीज conclude- मैं प्लीज। चाह रहा था कि अगर हम कंक्लूजन की तरफ जाएं तो बिल्कुल जाएं एक सर। आपने बात करनी थी, ये जो मुशर्रफ का फैसला है उस पे शायद अगर आप कमेंट करें तो। जी जी जी, मैं सर मैं उस पर सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ। मेरे जनरल साहब से वैसे मैं बताऊँ ज़ाती तौर पर बड़े करीबी ताल्लुकात थे, और मैं जब भी जनरल साहब के मुतालिक कोई इस तरह की बात करता हूँ, मुझे अपने ज़ाती तौर पर भी ना, मैं आपको बताऊँ, मुझे बड़ा दुख होता है, बिकॉज एक अच्छे इंसान थे एज एन इंडिविजुअल, और हमारे वालिद साहब को भी बड़ी इज्जत थी, लेकिन उनकी सियासी जो लेगेसी है सर, वो बहुत दागदार है, ताबनाक है। मेरी नज़र में सर ये फैसले के दो पहलू हैं। एक पहलू ये है जो कि मैंने एक जिक्र किया किसी के इंटरव्यू में, कि फौज ने ये पूरे सर्विंग ऑफिसर्स को बता दिया कि अब हम अपने फौजी जर्नैल को नहीं बचाएंगे। एक होता था फौज के अंदर, एक रस्म होता था, एक रिवाज होता था कि हमारा बंदा गलत या सही, हम उसके पीछे खड़े हैं। मैं उससे इतफाक नहीं करता, इसलिए कि अगर गलत है तो आपको नहीं होना चाहिए, और सही है तो होना चाहिए। तो ये उन्होंने ऐलान कर दिया कि जी अब जो है ना जी, आपका आर्मी चीफ जो है ना, अगर उसको कोर्ट कहती है कि इसके सजाए मौत है, इसने गद्दारी की, तो आपको कोई बचाने वाला नहीं होगा। इसके सिर्फ 3 आउटकम हैं। एक, आज आपने एक मरे हुए आर्मी चीफ को कब्र में सज़ा सुना दी, बल्कि किसी ने कहते हैं कि काज़ी फ़ाइज़ ने पूछा कि वो जनरल मुशर्रफ आए हैं? तो उसने कहा लॉयर ने कि नहीं सर वो नहीं आए, आपको उनके पास जाना पड़ेगा। बस ये लोग भी बड़े विटी होते हैं। एक तो सर ये है कि आज तो एक वफात पाए हुए जर्नैल आर्मी चीफ को इन्होंने सजा सुनाई, कल को सर ये एक जिंदा रिटायर्ड आर्मी चीफ को सजा सुनाई जाएगी, और तीसरा होगा कि एक सर्विंग आर्मी चीफ को सजा सुनाई जाएगी जो लटकेगा, शायद जो रिटायर्ड है वो भी लटकेगा। तो ये दो पहलू इसके हैं। फौज ने अपने अपने बंदे को फेंक दिया डिच में, और सुप्रीम कोर्ट में एक रिवायत, एक प्रेसिडेंस सेट हो गई है अब कि जी आर्मी चीफ जो है वो कानून से ऊपर नहीं है। और वो जो ISPR की प्रेस रिलीज थी कि आर्मी चीफ कैन नेवर बी अ ट्रेटर, आर्मी चीफ कभी गद्दार नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बिल्कुल हो सकता है। जी सर। बिल्कुल जी, और शायद जी इससे एक नज़ीर कायम हो गई है। ये बड़ी दो-धारी तलवार है। ये फैसला जो है ये मौजूदा हुक्मरानों पे भी सादर हो सकता है और एक नज़ीर बन गई है ना जी, तो ये एक एडवेंचरिज्म की में शायद कुछ कमी आए। बिल्कुल तो ये एक इस मामले से अच्छा है, ये पता नहीं अनजाने में। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि काजी साहब मरों पे तो बड़ा तवज्जो दे रहे हैं, कोई जिंदाओं के बारे में भी कुछ सोच लें। जो आजकल जिनके ऊपर जुल्म हो रहा है, जिनके साथ बर्बरियत हो रही है, उस पे वो मजाक उड़ाते हैं, ठट्ठा करते हैं। ये मुझे समझ नहीं आ रही कि सर ये जी कोई जी माजी पसंदीदगी इनमें बहुत ज्यादा है जी। जी। बस सर ये काजी साहब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़े ही मुनाफिक तो लफ्ज़ इनके लिए बड़ा नर्म है, मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, फिर मुझे वो लोग कहते हैं आपकी ज़ुबान बड़ी सख्त है। मैं यहीं छोड़ता हूँ। असद हफीज़ साहब लास्ट कमेंट फिर रैप अप करते हैं जी। जी, बस ये असद ये जारी रखें, ये लोगों को एजुकेट करें और अगली मर्तबे जो आप रिगिंग के तरीके हैं ना जी, ये जो बुनियादी फैक्ट्स दे के उस तरफ हम तवज्जो दें ताकि इनकी बदमाशी को जितना कंट्रोल कर सकें तो करें। असद थैंक यू सर। असद बिल्कुल ठीक है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, ये अब जिस तरह मुशर्रफ के बारे अभी ये जो फैसला कर रहे हैं, या जिस तरह उन्होंने भट्टो को जनाब वो मरा हुआ है तो उसके केसेस को ले आए हैं, सिर्फ और सिर्फ पब्लिक को, मैसेज को मिसडायरेक्ट करने के लिए। जो मेन फोकस पाकिस्तान का इस टाइम सबसे बड़ा है रूल ऑफ लॉ का। रूल ऑफ लॉ किस तरह आएगा? फ्री एंड फेयर इलेक्शन से आएगा। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जब होगा, जो पार्टी जिसकी मेजोरिटी है वो आके गवर्नमेंट करेगी, उसकी अपनी टीम होगी, देन दिस कंट्री विल प्रॉस्पर। इंशाल्लाह। There's no other way. बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त। अल्लाह सुब्हान तआला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान की हक़ीक़ी आज़ादी की जंग लड़ने वालों को हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, पाकिस्तान के
हकीकी आज़ादी की जंग में जो बेचारे कैद हैं, मुसीबतों में, बशमूल हमारी ख़वातीन इमरान, उनको इस ज़ुबान में रखे और बेचारे जो शहीद हो गए उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इलाही आमीन। अस्सलाम वालेकुम। खुदा। बहुत शुक्रिया हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया असद साहब।